विमानन तकनीक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर को ऐसे रूपांतरित किया गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 2025 में आधुनिक युद्ध का एक नया युग शुरू होने वाला है और इसी के साथ अमेरिकी वायुसेना ने इस प्रतिष्ठित युद्धक मशीन का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है जिसने सैन्य विशेषज्ञों और विश्व सरकारों को चकित कर दिया है। 2050 के F-22 को इतना आश्चर्यजनक रूप से उन्नत क्या बनाता है कि वैश्विक महाशक्तियां इसे टक्कर देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ें और उन आश्चर्यजनक नवाचारों पर एक नजर डालें जिन्होंने F-22 रैप्टर को नया रूप दिया है और दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। F-22 रैप्टर, जिसे व्यापक रूप से अपनी तरह का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है, ने पहली बार 1907 में आसमान में उड़ान भरी थी। F-22A नामित होने के बाद यह आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2005 में सेवा में आया। जिस क्षण से यह पूरी तरह से चालू हुआ, इसने अद्वितीय विशेषताओं और प्रदर्शन के साथ आसमान पर अपना दबदबा बना लिया। यह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपने वर्चस्व को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले दुश्मन के विमानों को मार गिराने में माहिर था। F-22 वाकई एक तकनीकी चमत्कार है। एक लंबी विकास प्रक्रिया और कुछ शुरुआती परिचालन चुनौतियों के बाद यह अमेरिकी वायुसेना की सामरिक वायु शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह लड़ाकू बेड़े में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा और अमेरिकी हवाई प्रभुत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा जब तक कि अगली पीढ़ी के हवाई श्रेष्ठता लड़ाकू विमान इसका स्थान नहीं ले लेते। आज भी कोई भी अन्य विमान F-22 से आगे नहीं निकल पाया है। इसकी गुप्त क्षमता इसे रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देती है और इसकी उन्नत प्रणालियां इसे अविश्वसनीय सटीकता के साथ आकाश में प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं। F-22 मीलों दूर से भी खतरे का पता लगा सकता है और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। उल्लेखनीय बात यह है कि अपने सेवा इतिहास में किसी भी F-22 को युद्ध में कभी भी मार गिराया नहीं गया है। इस उन्नत विमान के विकास और इसमें हुए उन्नयन ने इसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। 1981 में संयुक्त राज्य वायुसेना ने F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फॉल्कन जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने की जरूरत महसूस की। इसके परिणाम स्वरूप सीनियर स्काई नामक एक परियोजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाना था जो सोवियत संघ से उभरते खतरों का मुकाबला कर सकें। इन खतरों में उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सोवियत विमानों पर बेहतर रडार प्रणालियां और Su-27 और MiG-29 जैसे दुर्जय दुश्मन लड़ाकू विमानों का विकास शामिल था। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वायुसेना ने एरोस्पेस कंपनियों से संपर्क किया, विचार एकत्र किए और इस नए लड़ाकू विमान के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने हेतु एक टीम बनाई। 1983 तक यह टीम राइट पैटरसन वायुसेना बेस पर स्थित एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर सिस्टम प्रोग्राम ऑफिस के रूप में जानी जाने लगी, जो इस परियोजना की देखरेख के लिए जिम्मेदार थी। डिजाइन को परिष्कृत करने और प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करने के बाद वायुसेना ने सितंबर 1985 में कई प्रमुख रक्षा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाना था जो उच्च गति बनाए रखते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरते हुए चुपके से उड़ान भर सके और आकाश में एक दुर्जय शक्ति बन सके। समय के साथ नए विमान की जरूरतें बदलती गईं और दिसंबर 1985 तक स्टील्थ तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। उसी समय नौसेना ने अपने पुराने F-14 टॉमकैट को NATF नामक एक नए विमान से बदलने की कोशिश की। चूंकि इन उन्नत तकनीकों का विकास अविश्वसनीय रूप से महंगा था, इसलिए कंपनियों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अक्टूबर 1986 तक लॉकहीड और नॉर्थरॉप को प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में चुना गया। लॉकहीड ने बोइंग एंड जनरल डायनेमिक्स के साथ साझेदारी की, जबकि नॉर्थरॉप ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर काम किया। अगले 50 महीनों तक दोनों टीमें दो प्रोटोटाइप विमान YF-22 और YF-23 विकसित करने पर काम करती रहीं। ये विमान सीधे प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए डिजाइन किए गए थे कि उनकी अवधारणाएं अपेक्षित रूप से काम कर सकती हैं। इसके समानांतर वायुसेना ने नए विमानों के इंजन बनाने के लिए प्रैट एंड व्हिटनी और जनरल इलेक्ट्रिक को भी शामिल किया। विकास प्रक्रिया के दौरान लॉकहीड की टीम ने 1987 में अपने विमान को हल्का बनाने के लिए उसका एक महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमान सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कंप्यूटर सिमुलेशन और विंड टनल परीक्षण जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया। लागत कम करने के लिए उन्होंने कुछ रडार प्रणालियों को हटाने और इजेक्शन सीटों को सरल बनाने जैसे समायोजन भी किए। दोनों टीमों ने विकल्पों का परीक्षण करने के लिए दो प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग इंजन लगा था। YF-22 ने सितंबर 1990 में अपनी पहली उड़ान भरी और परीक्षण के दौरान यह साबित हुआ कि यह बिना आफ्टरबर्नर के भी उच्च गति प्राप्त कर सकता है। गहन मूल्यांकन के बाद अमेरिकी वायुसेना ने अप्रैल 1991 में लॉकहीड के डिजाइन को चुना।
हालांकि प्रतिस्पर्धी YF-23 ज्यादा तेज और ज्यादा गुप्त था, YF-22 अपनी बेहतर गतिशीलता और कम उत्पादन जोखिमों के कारण सबसे अलग था। इसके अलावा यह ज्यादा किफायती और निर्माण में आसान था। जहां नौसेना ने उच्च लागत के कारण अपना NATF कार्यक्रम रद्द कर दिया, वहीं वायुसेना ने लॉकहीड के डिजाइन को आगे बढ़ाया, जो अंततः F-22 रैप्टर बना। रैप्टर को अब दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। मिशन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षणों और बड़े पैमाने पर अभ्यासों के बाद F-22 का पहली बार जनवरी 2007 में ऑपरेशन नोबल ईगल के तहत एक मातृभूमि रक्षा मिशन में इस्तेमाल किया गया था। उसी वर्ष नवंबर 2007 में अलास्का के एल्मेंडोर्फ एयरफोर्स बेस पर 91 फाइटर स्क्वाड्रन के कई F-22 विमानों ने उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड के तहत 2 रूसी 295 MS बमवर्षकों को रोक लिया। तब से F-22 ने इसी तरह की मुठभेड़ों के दौरान अक्सर रूसी K-160 बमवर्षकों का साथ दिया है। फरवरी 2007 में F-22 को पहली बार विदेश में तैनात किया गया था, जब 47वें लड़ाकू स्क्वाड्रन को जापान के ओकिनावा स्थित कडेना एयरबेस पर भेजा गया था। F-22 रैप्टर्स की शुरुआती तैनाती में कई चुनौतियां आईं। हवाई के हिकम एयरफोर्स बेस से उड़ान भर रहे 6 F-22 विमानों को अंतरराष्ट्रीय समय सीमा पार करते समय सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं के कारण कई बार सिस्टम में खराबी का सामना करना पड़ा। इसके कारण उन्हें टैंकर विमानों की मदद से हवाई वापस लौटना पड़ा। सौभाग्य से समस्या का शीघ्र समाधान कर दिया गया और केवल 48 घंटों के भीतर F-22 विमान अपनी यात्रा पर वापस आ गए। कडेना एयरबेस जल्द ही F-22 इकाइयों के लिए एक प्रमुख रोटेशन पॉइंट बन गया, जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया और मलेशिया में प्रशिक्षण अभ्यासों में भी भाग लिया। ये अभ्यास शक्तिशाली विरोधियों के साथ संघर्ष की स्थिति में तैनाती की गति और तत्परता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने रैपिड रैप्टर नामक एक रणनीति विकसित की। इस अवधारणा ने 2 से 4 F-20 विमानों के साथ साथ रसद सहायता के लिए एक C-17 विमान की तैनाती की अनुमति दी, जिससे त्वरित छोटे पैमाने पर तैनाती संभव हुई। रैपिड रैप्टर अवधारणा का पहला परीक्षण 2013 में वेग द्वीप पर और बाद में 2014 में गुआम में किया गया था। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के प्रत्यक्ष जवाब में अगस्त और सितंबर 2015 के दौरान यूरोप में अतिरिक्त परीक्षण किए गए। रैपिड रैप्टर की सफलता के आधार पर अमेरिकी वायुसेना ने एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट नामक एक नई परिचालन अवधारणा विकसित की। यह दृष्टिकोण अधिक लचीले और वितरित वायु संचालन पर केंद्रित है, जो प्रमुख शत्रुओं के साथ संघर्ष के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि वायुसेना उच्च जोखिम वाली स्थितियों में अनुकूलन और त्वरित प्रतिक्रिया कर सके। F-22 रैप्टर, जिसे इसके आंतरिक नाम कॉन्फ़िगरेशन 647 से भी जाना जाता है, एक अत्याधुनिक अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी विशिष्टता केवल इसकी उन्नत इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि इसकी क्रांतिकारी क्षमताएं भी हैं। यह सुपर क्रूज तकनीक वाला पहला विमान था, जो एक क्रांतिकारी तकनीक है जो इसे आफ्टरबर्नर की आवश्यकता के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। यह इसे युद्ध में एक बड़ी बढ़त देता है, जिससे ईंधन की बचत करते हुए तेजी से मुकाबला संभव होता है। रैप्टर कई प्रमुख विशेषताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर समेटे हुए है। अति गतिशीलता, उन्नत स्टेल्थ और अत्याधुनिक एवियोनिक्स। ये खूबियां इसे उन्नत दुश्मन सुरक्षा से भरे प्रतिकूल वातावरण में भी प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाती हैं। इसका डिजाइन स्टेल्थ के लिए अनुकूलित है, जिसमें एक चिकना धड़ और चिकने कोणीय किनारों वाले विशिष्ट आकार के पंख शामिल हैं। यह सावधानीपूर्वक किया गया आकार इसकी स्टील्थ तकनीक के साथ इसके रडार सिग्नल को न्यूनतम रखता है, जिससे यह दुश्मन की पहचान प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। पुराने जेट विमानों के विपरीत F-22 में फ्लैप, एलेरॉन और रडर जैसी परिष्कृत नियंत्रण सतहें हैं, जो इसे तेज गति पर भी बेजोड़ चपलता प्रदान करती हैं। स्टील्थ को बढ़ाने वाली एक और विशेषता इसके आंतरिक हथियार कक्ष हैं, जो इसके शस्त्रागार को रडार की नजर से तब तक छिपाए रखते हैं जब तक उनकी आवश्यकता न हो। इन लड़ाकू खूबियों के अलावा F-22 में व्यावहारिक विशेषताएं भी हैं, जैसे कि वापस खींचने योग्य लैंडिंग गियर, लंबे मिशनों के लिए ईंधन भरने वाला बूम और चरम स्थितियों में लैंडिंग के लिए एक आपातकालीन टेल हुक। F-22 रैप्टर 2 उन्नत प्रैट एंड व्हिटनी F-119 टर्बोफैन इंजनों द्वारा संचालित है, जो एक दूसरे के करीब स्थित हैं। इन इंजनों में विशेष एग्जॉस्ट नोजल लगे हैं, जो विमान को चलाने में मदद के लिए ऊपर नीचे झुक सकते हैं। प्रत्येक इंजन एक कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली से लैस है, जो सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। ये इंजन जबरदस्त थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे रैप्टर को असाधारण गतिशीलता मिलती है। यहां तक कि युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होने पर भी शक्ति और भार के बीच यह संतुलन जेट को अत्यधिक चुस्त बनाए रखने में मदद करता है।
अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए एयर इनटेक के साथ F-22 बिना किसी अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता के लगभग 8.8 मैक की गति तक पहुंचकर प्रभावशाली गति से उड़ान भर सकता है। आफ्टरबर्नर चालू होने पर यह मैक 2 की गति से भी अधिक गति प्राप्त कर सकता है। रैप्टर की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है, जो इसे अधिकांश अन्य लड़ाकू विमानों से अलग करता है, जो ऐसी गति प्राप्त करने के लिए आफ्टरबर्नर पर निर्भर करते हैं। इतनी तेज गति और ऊंचाई पर उड़ान भरने से रैप्टर के सेंसर और हथियारों की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। साथ ही जमीनी मिसाइलों के लिए निशाना साधना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा F-22 के हथियार अंदर ही रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग कम होता है और यह बाहरी हथियार ले जाने वाले अन्य जेट विमानों की तुलना में और भी तेज उड़ान भर सकता है। यह लड़ाकू विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.2 की प्रभावशाली गति से उड़ान भर सकता है, जिससे यह अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और बमों से संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए पुराने विमानों की तुलना में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इसके डिजाइन में टाइटेनियम और उन्नत कंपोजिट जैसी मजबूत सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपरसोनिक उड़ान के तीव्र दबावों को झेलने में सक्षम बनाता है। रैप्टर को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग करने वाली इसकी असाधारण स्टील्थ क्षमताएं हैं। इसे रडार की पकड़ से बचने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। खासकर इसके शरीर को इस तरह से आकार दिया गया है कि यह रडार तरंगों को बिखेर या अवशोषित कर लेता है। अपनी स्टील्थ क्षमता बनाए रखने के लिए रैप्टर अपने हथियारों को धड़ के अंदर छिपा लेता है और विशेष सामग्रियों का उपयोग करता है, जो रडार संकेतों को और अधिक अवशोषित कर लेती हैं। इसके अलावा यह अद्भुत लड़ाकू विमान न्यूनतम रेडियो तरंगे, ऊष्मा और शोर उत्सर्जित करता है, जिससे दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसकी स्टील्थ विशेषताएं कितनी प्रभावी हैं, यह निर्धारित करना जटिल हो सकता है। हालांकि यह अन्य विमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के रडार के विरुद्ध उत्कृष्ट है, लेकिन इसके आकार के कारण कम आवृत्ति वाले रडार, जैसे कि मौसम निगरानी या पूर्व चेतावनी प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले रडार द्वारा इसका पता लगाना अधिक आसान है। रडार तकनीक अचूक नहीं है, इसकी सटीकता अक्सर कमजोर होती है और यह प्रतिस्पर्धी संकेतों से प्रभावित होकर गड़बड़ा सकती है। यहां तक कि जब किसी स्टील्थ विमान का पता चल भी जाता है, तब भी रक्षा कर्मियों के लिए उसे ट्रैक करना और प्रभावी ढंग से उस पर हमला करना चुनौतीपूर्ण होता है। ये उन्नत विमान अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस हैं, जो विभिन्न सेंसरों से डेटा एकत्र करते हैं, जिससे पायलटों को अपने आसपास के वातावरण को बेहतर ढंग से समझने और अपनी उड़ान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रमुख प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है, जो दुश्मन के संचार को बाधित करती है। मिसाइल प्रक्षेपण डिटेक्टर, जो आने वाले खतरों के बारे में पायलटों को सचेत करता है। सूचना प्रसारित करने के लिए रडार संचार प्रणाली, सटीक गति के लिए नेविगेशन प्रणाली और एक इंफ्रारेड सेंसर जो दूर की वस्तुओं को देख सकता है। F-22 में लगा APG-77 रडार इसकी एक प्रमुख विशेषता है। यह रडार इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए सिग्नल भी उत्सर्जित कर सकता है, जिससे पता लगने से बचने के लिए सिग्नल तेजी से बदल जाते हैं। यह रडार 125 से 50 मील दूर और संकीर्ण किरणों से उससे भी दूर तक के लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस रडार का एक उन्नत संस्करण जमीनी नक्शे बना सकता है, गतिमान लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और हवाई हमलों के समन्वय में सहायता कर सकता है। रडार के अलावा विमान में ALR-94 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी लगी है, जो विमान में मौजूद सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक मानी जाती है। विमान में रणनीतिक रूप से 30 से ज्यादा एंटेना लगे हैं, जो इसे हर दिशा से संभावित खतरों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। यह उन्नत प्रणाली रडार से भी दूर स्थित लक्ष्यों की पहचान कर सकती है, जिससे पायलट को इन लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से निशाना साधने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। खतरे के स्तर के आधार पर यह प्रणाली पायलट को दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित करने और गुमराह करने के लिए फ्लेयर्स या चैफ जैसे प्रति उपायों का उपयोग करने की सलाह दे सकती है। अपनी प्रभावशाली रडार क्षमताओं के अलावा इस लड़ाकू विमान में कई अन्य सेंसर भी हैं। इनमें से एक मल्टी मोड लेजर डिटेक्टर है, जो सभी कोणों से इंफ्रारेड सिग्नल पकड़ सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटक पंख पर लगा उन्नत इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सेंसर है, जो दूर की वस्तुओं की अद्भुत सटीकता से पहचान और उन पर नजर रख सकता है। कॉकपिट के अंदर रैप्टर में एक अत्याधुनिक डिजिटल उड़ान नियंत्रण प्रणाली है। मुख्य डिस्प्ले एक हेड अप डिस्प्ले है, जो महत्वपूर्ण उड़ान जानकारी को पायलट की दृष्टि रेखा के भीतर रखता है, जबकि 6 अतिरिक्त रंगीन स्क्रीन अधिक विस्तृत डेटा और जानकारी प्रदान करती हैं। नियंत्रणों में पैंतरेबाजी के लिए एक साइड स्टिक और गति समायोजन के लिए थ्रॉटल लीवर शामिल हैं। शुरुआत में वायुसेना ने विमान को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि आदेशों का उपयोग करने पर विचार किया था,
लेकिन यह विचार बहुत जोखिम भरा माना गया और अंततः इसे त्याग दिया गया। कॉकपिट कैनोपी बड़ी और मजबूत है और इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए इसे फिर से डिजाइन किया गया है, क्योंकि मूल संस्करण लंबी उम्र की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। विमान के रेडियो सिस्टम नियंत्रणों में सहजता से एकीकृत हैं, जिससे कीपैड के जरिए आसान संचार और नेविगेशन इनपुट संभव हो जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चेतावनियां और उड़ान संबंधी जानकारी देने के लिए रणनीतिक रूप से छोटे डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पायलट पूरे मिशन के दौरान सूचित रहे। F-22 रैप्टर एक उन्नत मुख्य डिस्प्ले से लैस है जो नेविगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अतिरिक्त स्क्रीन भी हैं जो सामरिक जानकारी प्रदान करती हैं और ऑपरेशन के दौरान हथियार प्रणालियों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इसकी संचार प्रणाली केवल विशिष्ट दिशाओं में संकेत भेजने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे सुरक्षित और लक्षित संचार सुनिश्चित होता है। जब F-22 को एक दूसरे से संवाद करने की जरूरत होती है, तो वे एक अनोखे डेटा लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे समन्वय बेहतर होता है। इसके अलावा इस विमान में एक स्वचालित प्रणाली भी है जो जमीन पर मौजूद बाधाओं का पता लगाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। पायलट की सुरक्षा के लिए F-22 में एक मानक इजेक्शन सीट होती है, जो कई वायुसेना जेट विमानों में पाई जाती है, और आपात स्थिति में आसानी से इजेक्शन के लिए बीच में एक विशेष नियंत्रण प्रणाली होती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए F-22 में एक अत्याधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली लगी है। यह प्रणाली विमान में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है और इसमें विशेष कपड़े भी शामिल हैं जो विभिन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें एक वॉल्व भी है जो पायलट के मास्क और गियर में वायु प्रवाह को नियंत्रित करता है, जिससे उड़ान के दौरान जी फोर्स को नियंत्रित करने और उचित दबाव बनाए रखने में मदद मिलती है। पायलटों के कपड़ों को रसायनों, ठंडे पानी और अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ घटनाओं के बाद जहां पायलटों को ऑक्सीजन का स्तर कम होने का सामना करना पड़ा, इस प्रणाली में काफी सुधार किया गया है। अब इसमें एक बैकअप ऑक्सीजन सप्लाई और पायलट की जैकेट में एकीकृत एक नया वॉल्व है, जो युद्ध की परिस्थितियों में भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लड़ाकू विमान की इजेक्शन सीट को जीवन रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है और यह एक संशोधित M4 कार्बाइन से सुसज्जित है। इस विमान में हथियारों के लिए 3 डिब्बे हैं। एक बड़ा डिब्बा धड़ के नीचे और 2 छोटे डिब्बे इंजन के पास किनारों पर हैं। इसके अलावा साइड डिब्बों के पीछे फ्लेयर्स जैसे प्रतिकारक हथियारों के लिए छोटे डिब्बे भी हैं। विशाल केंद्रीय कंपार्टमेंट में लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए 6 लॉन्चर तक रखे जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक साइड कंपार्टमेंट में कम दूरी की मिसाइलों के लिए एक लॉन्चर लगा है। इस लड़ाकू विमान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मिसाइलें AIM-120, AMRAAM और AIM-9 साइडवाइंडर हैं और भविष्य में AIM-260 जेटिम को भी शामिल करने की योजना है। जब मिसाइल दागने का समय आता है, तो कंपार्टमेंट तेजी से खुलते हैं और यांत्रिक भुजाएं मिसाइलों को तेजी से बाहर धकेल देती हैं। यह त्वरित क्रिया जेट को बिना पकड़े रहने में मदद करती है और तेज गति के युद्धाभ्यास के दौरान भी मिसाइलों को तैनात करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त विमान के दाहिने पंख में एक 20 मिमी की तोप छिपी हुई है। इस तोप का फायरिंग पथ पायलट की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जिससे सटीक निशाना लगाना सुनिश्चित होता है। हालांकि मुख्य कंपार्टमेंट मुख्यतः मिसाइलों के लिए है, लेकिन इसमें बम भी रखे जा सकते हैं, जिससे विमान कुल 2000 पाउंड तक का भार उठा सकता है। हालांकि यह GPS निर्देशित बम ले जा सकता है, लेकिन यह लेजर लक्षित हथियारों को स्वतंत्र रूप से निर्देशित नहीं कर सकता। आमतौर पर लड़ाकू विमान अपने हथियारों को अंदर ही रखता है, जिससे इसका आकार चिकना और गुप्त रहता है। F-22 लड़ाकू विमान के पंखों पर 4 मजबूत माउंटिंग पॉइंट हैं, जिनमें से प्रत्येक 5000 पाउंड तक का भार उठाने में सक्षम है। ये पॉइंट ईंधन टैंक या मिसाइल लॉन्चर जैसे विभिन्न उपकरणों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 2 अंदरूनी पॉइंट विशेष रूप से ईंधन टैंक के लिए बनाए गए हैं, जबकि 2 बाहरी पॉइंट अब विशेष पॉड रखते हैं जो विमान के उन्नत सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जरूरत पड़ने पर विमान अपनी स्टेल्थ और प्रदर्शन बनाए रखने के लिए बाहरी ईंधन टैंकों को खाली कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि F-22 प्रभावी ढंग से काम करे, हर 300 घंटे की उड़ान के बाद इसका रखरखाव किया जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 3 हफ्ते में पूरी हो जाती है। इस जेट पर इस्तेमाल की गई स्टेल्थ कोटिंग पुराने स्टेल्थ विमानों की तुलना में ज्यादा उन्नत है, लेकिन 2009 में जब इन जेट विमानों को गुआम में तैनात किया गया था, तब इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ये कोटिंग्स बारिश और नमी का सामना करने में असमर्थ थीं, जिससे उनकी टिकाऊपन प्रभावित हुआ। F-22 की गुप्त क्षमता को बनाए रखने के लिए, खासकर इसकी कोटिंग्स के लिए, काफी समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस समस्या से निपटने के लिए अधिक मजबूत और लचीली कोटिंग्स विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। F-22 के रखरखाव का मुख्य कार्य यूटा के हिल एयरफोर्स बेस स्थित ऑगडेन एयर लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स में होता है। चूंकि इन विमानों की संख्या सीमित है, इसलिए रखरखाव के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कोई बैकअप नहीं होता
इसलिए तकनीशियनों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि विमान सर्वोत्तम स्थिति में रहे। 2015 में F-22 रैप्टर 63% समय मिशन के लिए तैयार थे, जो 2005 में पहली बार पेश किए जाने के समय केवल 40% की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था। उड़ान के प्रत्येक घंटे के लिए आवश्यक रखरखाव की मात्रा में भी नाटकीय रूप से कमी आई है, जो 2005 में 30 घंटे से 2009 तक केवल 10-5 घंटे रह गई है। यह 12 घंटे के पिछले औसत से एक बड़ी गिरावट है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में रखरखाव कर्मचारियों ने F-22 के हवा में रहने के हर घंटे के लिए औसतन 43 घंटे का समय दर्ज किया। शुरुआत में F-20 को उड़ान के हर 1.7 घंटे में रखरखाव की आवश्यकता होती थी, जो शुरू में अपेक्षित 3 घंटे से बेहतर था। हालांकि 2012 तक यह रखरखाव समय बढ़कर 32 घंटे हो गया। वित्तीय वर्ष 2015 तक उड़ान के प्रत्येक घंटे की परिचालन लागत 59.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन F-22 का डिजाइन स्थिर नहीं है। हाल ही में इसकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसमें कई सुधार किए गए हैं। डेटन, ओहायो में अमेरिकी वायुसेना और लॉकहीड मार्टिन ने F-22 बेड़े के लिए वार्षिक अपडेट का दूसरा चरण शुरू किया है। इन अपडेट में सॉफ्टवेयर सुधार और त्वरित अपग्रेड शामिल होंगे, जो भविष्य में विमान रखरखाव के लिए एक नया मानक स्थापित करेंगे। फिर भी वायुसेना की योजना F-22 को तब सेवानिवृत्त करने की है जब अत्यधिक गोपनीय नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म इसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिकी वायुसेना अपने विमानों को आधुनिक और प्रभावी बनाए रखने में भारी निवेश करती है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वायुसेना ने अपने बेड़े के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के लिए 3.5 अरब डॉलर का पर्याप्त बजट आवंटित किया है। अगले 5 वर्षों में उनकी योजना 1905 अरब डॉलर खर्च करने की है। वायुसेना जीवन चक्र प्रबंधन केंद्र में लड़ाकू विमानों और उन्नत विमानों के कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी डेल हाइट ने इस बात पर जोर दिया कि ये निवेश यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि F-22 वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरों का सामना कर सके। उन्होंने पत्रकारों के साथ यह भी साझा किया कि F-22 में की गई प्रगति भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसमें अगली पीढ़ी का वायु प्रभुत्व कार्यक्रम भी शामिल है। 2022 और 2021 के बीच F-22 पर इंक्रीमेंट 3.2B नामक एक महत्वपूर्ण अपग्रेड पूरा करने के बाद लॉकहीड मार्टिन ने वायुसेना के साथ मिलकर रैप्टर एजाइल कैपेबल रिलीज प्रोग्राम नामक एक नई पहल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण 2022 में पूरा हुआ और इसका उद्देश्य जेट के हार्डवेयर को बेहतर बनाना था ताकि यह लिंक 16 डेटा संचारित कर सके, जो आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में प्रभावी संचार और समन्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। F-22 अपग्रेड कार्यक्रम का दूसरा चरण, जिसे रे 2 के नाम से जाना जाता है, एक सॉफ्टवेयर सुधार है जिसे अभी मंजूरी मिली है और वर्तमान में इसे लागू किया जा रहा है। इसके बाद रिलीज 3 नामक तीसरा चरण लगभग 12 से 18 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिकी वायुसेना और लॉकहीड मार्टिन कम ड्रैग वाले ईंधन टैंकों और तोरणों का परीक्षण करके F-22 की मारक क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये उन्नयन दूसरे चरण के पूरा होने के बाद ही शुरू होंगे, जिसमें रैकर रिलीज 2 की स्थापना भी शामिल है। ये उन्नयन एडवांस्ड रैप्टर एनहांसमेंट एंड सस्टेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जा रहे हैं, जिसका मूल्य $10.9 बिलियन है। 4 फरवरी 2030 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब हासिल हुई जब प्रथम लड़ाकू विंग के एक F-22 ने दक्षिण कैरोलिना के तट पर एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह घटना लगभग 60,000 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर हुई, जो F-22 द्वारा हवा से हवा में मार गिराने की पहली पुष्टि थी। मलबा लगभग 6 मील दूर समुद्र में गिरा और बाद में अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी तटरक्षक बल के जहाजों द्वारा बरामद किया गया। यह कार्यक्रम F-22 के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक सक्षम बनाता है। 10 फरवरी को F-22 लड़ाकू विमानों ने अलास्का तट के पास ऊंची जगहों पर स्थित वस्तुओं को मार गिराया। 11 फरवरी को यूकोन के ऊपर एक और घटना के बाद अमेरिकी वायुसेना 2030 के दशक तक F-22 को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रही है, क्योंकि इसकी जगह अगली पीढ़ी के वायु प्रभुत्व चालक दल वाले लड़ाकू विमान ले लेंगे। मई 2021 में वायुसेना प्रमुख चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर ने लड़ाकू बेड़ों की संख्या को सुव्यवस्थित करने की योजनाओं पर चर्चा की और 4+1 दृष्टिकोण की कल्पना की। इसमें NGAD को F-22, F-35I, F-15E और F-16 की जगह लेना शामिल होगा। A-10, जो मूल रूप से इस योजना का हिस्सा था, को अपेक्षा से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और इस लाइनअप से हटा दिया जाएगा। NGAD लड़ाकू विमान, जो अगली पीढ़ी के हवाई प्रभुत्व का संक्षिप्त रूप है, अमेरिकी हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए एक उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का मूल है।
यह उच्च तकनीक कार्यक्रम केवल एनजीएडी लड़ाकू विमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, मानव रहित हवाई वाहन, प्रणोदन प्रणालियां, स्टील्थ तकनीक और भी बहुत कुछ शामिल है। रैप्टर की तरह एनजीएडी में भी अभूतपूर्व विशेषताएं होंगी, खासकर स्टील्थ तकनीक में, जिसका उपयोग अब तक केवल एक पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ही किया गया है। वायुसेना के अनुसार आगामी एनजीएडी लड़ाकू विमान बिना किसी ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर के अत्याधुनिक त्रिकोणीय डिजाइन के साथ वर्तमान F-22 रैप्टर की स्टील्थ क्षमताओं को पार कर जाएगा। विमानन इतिहास में यह पहली बार है कि किसी लड़ाकू विमान का इतने अभूतपूर्व डिजाइन के साथ अनावरण किया जाएगा। इससे पहले उड़ान के दौरान विमानों को स्थिर रखने के लिए वर्टिकल स्टेबलाइजर जरूरी होते थे। एक्टिव फ्लो कंट्रोल के विकास से पहले, जो पहली बार B-2 स्पिरिट में देखा गया था, इस विशेषता ने B-2 स्पिरिट को अब तक का सबसे गुप्त विमान बना दिया था। एनजीएडी लड़ाकू विमान चुपके से उड़ान भरने की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगा। एनजीएडी से पहले ही खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत सेंसरों से लैस ये सेंसर इतने संवेदनशील होंगे कि वे मीलों दूर से ही खतरों की पहचान कर सकेंगे। पारंपरिक बाहरी सेंसरों के बजाय एनजीएडी स्मार्ट स्किन का उपयोग करेगा, जो विमान के शरीर में सहजता से एकीकृत होते हैं, जिससे अधिकतम पता लगाने की क्षमता प्राप्त होती है। यह डेटा न केवल एनजीएडी की सुरक्षा करेगा, बल्कि इसे अन्य मित्र इकाइयों के साथ रियल टाइम में साझा भी किया जा सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरा बेड़ा युद्ध क्षेत्र की स्थिति से अपडेट रहे। मारक क्षमता की बात करें तो एनजीएडी अमेरिका के सबसे घातक हथियारों से लैस होगा, जिनमें भारी गोलियां, बम, मिसाइलें और संभवतः लेजर हथियार भी दागने वाली बंदूकें शामिल हैं। इसके अलावा इसे वफादार विंगमैन, स्वायत्त ड्रोन का भी समर्थन प्राप्त होगा, जो खतरनाक मिशनों को अंजाम दे सकते हैं और मुख्य लड़ाकू विमान को खतरे से बचा सकते हैं। एनजीएडी की बेजोड़ क्षमताओं के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भविष्य में भी अपनी हवाई प्रभुता को सुरक्षित रख सकता है। यह वर्तमान 5वीं पीढ़ी के रैप्टर से 6ठी पीढ़ी के एनजीएडी में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसी छलांग जो दुनिया की अग्रणी वायु शक्ति के रूप में अमेरिका की स्थिति को और मजबूत कर सकती है। 2005 के बजट अनुरोध में एनजीएडी कार्यक्रम में मोड 5 आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड या फो, लिंक 16 संचार प्रणाली और मल्टीफंक्शनल सूचना वितरण प्रणाली, संयुक्त सामरिक रेडियो प्रणाली जैसे उन्नयन भी शामिल हैं। अन्य उन्नतियों में रडार इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, एक एम्बेडेड जीपीएस जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का आधुनिकीकरण और ड्रेस नामक एक नया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर शामिल है। अगली पीढ़ी के फिक्स्ड विंग हेलमेट कार्यक्रम के तहत एक नए हेलमेट का परीक्षण किया जा रहा है, जो 40 साल पुराने HGU-55P हेडगियर की जगह लेगा। इस हेलमेट में लाइन ऑफ विजन डिस्प्ले होंगे, जो पायलटों को हथियारों पर निशाना लगाने और उनके कार्यभार को कम करने में मदद करेंगे, जिससे उनकी युद्ध क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हमारे चैनल पर एक और एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, इस तरह के और भी मनमोहक वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें।